सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिडिक्शंस हैं, बेसिकली क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो ज्यूरिडिक्शन से पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसका क्या क्षेत्राधिकार है ना। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं हम लोग। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया के लिए, यानी पूरे इंडिया में एक ही कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जिसको जाना जाएगा, और वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद होगा उससे परे कोई भी विवाद नहीं जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है तो वो डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा, सबसे एपेक्स कोर्ट है और उसको जो है वहां पर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट को सुनने का क्षेत्राधिकार होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक इसके जो जजेस की एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वहां पर सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति एज अ जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा वो जो है कम से कम, सबसे पहली बात तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, उसको अगर वो कम से कम 5 साल तक या तो जज के रूप में वो रहा हो किसी भी इंडियन कोर्ट में, या कम से कम 10 साल तक कोई एडवोकेट के रूप में रहा हो, अधिवक्ता के रूप में रहा हो कम से कम, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंपरिक विधिवेत्ता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि या तो कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, या कम से कम 10 साल तक किसी भी कोर्ट में जो है एडवोकेट के तौर पर उसने कार्य किया हो, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर कार्य किया हो, या फिर वो राष्ट्रपति की राय में पारंपरिक विधिवेत्ता हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, अपॉइंट होने के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो ये तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं बात करूंगा इसके ज्यूरिडिक्शन की। तो इसके ज्यूरिडिक्शन को हम जो है 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन को हम जो है इसको 4 पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, सिविल केसेज, क्रिमिनल केसेज और एसएलपी, स्पेशल लीव पेटिशन, जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है ये आर्टिकल 131 में बताया हुआ है ना। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है ये आर्टिकल 143 में बताया हुआ है, और इनको जो है अलग अलग डिवाइड हम लोगों ने कर लिया। इसमें ये जो है आर्टिकल 132 में है, इसको आर्टिकल 133 में देख सकते हैं सिविल केसेज को, ये आर्टिकल 134 हो गया क्रिमिनल केसेज, और ये आर्टिकल जो है 136 हो गया स्पेशल लीव पेटिशन। और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय है, और इसको जो है आर्टिकल 129 में बताया गया है ना। तो ये सब इसका ज्यूरिडिक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हम बात करेंगे कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोला गया है। इसके 2 फैक्टर्स हैं। यानी पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे एपेक्स कोर्ट है, और इसलिए उसके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, वो सभी कोर्ट्स उस डिसीजन से बाउंड होंगे। यानी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सब उस डिसीजन से बाउंड होंगे, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। और दूसरा इसलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है क्योंकि इसको अपने अवमान के लिए, अपने कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो ये इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 129 मैंने आपको बता दिया। 2 कंडीशंस इसमें आ रही हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि यहां पर वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, और उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस जो होंगे वो सभी लोअर कोर्ट्स पर, सभी जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उन पर बाउंडिंग होंगे। अब हम सीधा जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पर आ जाते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर आ जाते हैं आर्टिकल 131 में। इसका जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसके लिए हम 2 आर्टिकल रेफर कर सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल है, आर्टिकल 32 रिट्स,
यानी सामान्य तौर पर जो उच्चतम न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो अपीलेबल कोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऐसा थोड़ी कि कोई भी मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब लोअर कोर्ट से अपील के थ्रू या रिवीजन के थ्रू मामला जो है ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए। लेकिन दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन आर्टिकल 32 में बताई गई है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है, जो पांचों रिट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोविजन और को वारंटो। तो ये पांचों में से कोई भी रिट जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट दाखिल की जा सकती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है। और दूसरा है आर्टिकल 131। यानी आर्टिकल 131 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 131 यानी अगर कोई डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट दूसरी तरफ, इस तरीके का कोई डिस्प्यूट होगा, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्राप्त होगा। इसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर इसके बाद मैं बात कर रहा हूं एपिलेट ज्यूरिडिक्शन की। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया: कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, सिविल केसेज, क्रिमिनल केसेज एंड स्पेशल लीव पिटीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज यानी संवैधानिक मामले, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंतर्गत कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार की हियरिंग, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अपील या कोई भी ऐसी कोई भी चीज है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकती है। अगर वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन इस तरीके का आता है कि वहां पर सहमत नहीं है कोई पक्षकार, तो वहां पर, लेकिन उसके लिए पहले आर्टिकल 134A के तहत जो है, अनुच्छेद 134A के तहत जो है वहां पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से, और फिर जो है वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 133 की, सिविल केसेज की बात हो रही है। यानी जो भी वहां पर सिविल केसेज हैं उनकी बात हो रही है कि जो हमारे दीवानी मामले हैं और वहां पर किसी भी लोअर कोर्ट के द्वारा वहां पर कोई डिसीजन दिया जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट जो है प्रमाणित कर देता है आर्टिकल 134A के तहत कि विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और वहां पर जो है उस मामले को सुप्रीम कोर्ट को सुन लेना चाहिए। कोई सारवान विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनने के लिए जो है वहां पर सुन लेना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनने के लिए सजग है, तो वहां पर कोई भी सिविल केस जो है, कोई भी सिविल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह क्रिमिनल केस की भी बात हो रही है यहाँ पर 134 में। सेम सिचुएशन है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट किसी मामले में दंडादेश को लटकर मृत्युदंड दे देता है, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी मामले में हाईकोर्ट मृत्युदंड दे देता है, तो फिर मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और अन्य परिस्थितियों में जहां हाईकोर्ट 134A के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, इन दैट केस कोई भी क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जा सकता है। और फाइनली फिर 136 में SLP की बात हो रही है, स्पेशल लीव पिटीशन की बात हो रही है, विशेष अनुमति याचिका की बात हो रही है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष अनुमति याचिका की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो वॉलंटरली किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है जहां उसको लगता है कि जो है न्याय की हानि हो रही है, या कोई मामला ऐसा है कि जहां न्याय का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। इन दैट केस कोई भी मामला वो वॉलंटरली मंगा सकता है और उस मामले में वहां पर जो है कार्रवाई कर सकता है, उस मामले में हियरिंग सुन सकता है। तो ये उसका जो है पूरा अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। और फाइनली फिर हम बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की, जो कि आर्टिकल 143 में दिया हुआ है ना। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार। और सलाहकारी क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय जो है किसी मामले में राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो ये जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा जब किसी मामले में कोई सलाह मांगी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर उसको सलाह देगा, सलाह देने के लिए बाउंड है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक प्रश्न पर कोई सलाह होती है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट जो है मना कर सकता है, इनकार कर सकता है। तो ये जो है ज्यूरिडिक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का। और आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें एक जनरल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूछ लिया जाता है, जुडिशरी के ऊपर पूछ लिया जाता है 4th यूनिट में या 5th यूनिट में, तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और छोर नहीं है, और कोई भी कंपटीशन हो, जुडिशरी का पेपर हो, एपीओ का एग्जाम हो, या आप लॉ से रिलेटेड कोई भी दूसरी जुडिशरी या इस तरीके का कोई भी एग्जाम अगर आप फेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीके का पोर्शन उसमें आता है, साथ में लॉ का पोर्शन उसमें आता है, और नॉर्मल सी बात है कि जीके के पोर्शन में भी इंडियन पॉलिटी का पोर्शन उसमें होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सब्जेक्ट के तौर पर लॉ में होता ही है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के तौर पर, अगर हम सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है। तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स या इस तरीके के सिनॉप्सिस आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने 10 मिनट में पढ़ लिया तो सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट में पूरा हो गया। इसका कोई और छोड़ नहीं। आप डायरेक्ट से इसको अच्छे से थॉरोली पढ़ें, और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी और उन चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर लेक्चर लेने का या वीडियो बनाने का केवल मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन टॉपिक्स को कवर कराया जाए जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।